Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस एंड विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एंड टुडे इज 1 फरवरी 2024। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जी बात करने का मकसद ये है कि हम एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे, ओपिनियंस का एनालिसिस करते हैं। तो आखिर इनको करने का मकसद क्या है? इनको करने का मकसद जैसे मैं डेली बताता हूँ, और डेली इसलिए बताता हूँ कि कुछ नए स्टूडेंट्स डेली जो है हमारे साथ जुड़ रहे होते हैं ताकि उनको भी आइडिया हो जाए। तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीएसएस है या पीएमएस है, तो इसमें जो है इंग्लिश ऐसे है, जैसे डिस्क्रिप्शन तहसीलदार का पेपर होता है उसके अंदर भी होता है। तो ये वाले एरियाज जो है ना, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए, खास तौर पर ये वाले एरियाज हमारे जो हैं इन एडिटोरियल्स के और ओपिनियन का एनालिसिस करने के बाद कवर हो जाते हैं। जिसके अंदर क्या क्या है जी, इंग्लिश ऐसे है, क्या करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, सोशल साइंसेस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप होगी इससे, और आर्गुमेंट बिल्डिंग जो है वो भी आपकी अप्रोच डेवलप होगी। और ये दोनों अप्रोचेस आपके ऐसे के पेपर के साथ साथ आपको इंटरव्यू के अंदर भी हेल्प आउट करेंगी। ठीक हो गया? तो जी शुरू करते हैं। ये रहा टुडे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन 1, 2 एंड 3। ये तीनों एडिटोरियल इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी ये जो ओपिनियन वाला लेक्चर है ये ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है। 1, 2, 3 एंड 4, इसके अंदर हम डेली 4 ओपिनियंस का डिस्कस करते हैं, और ये इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, और ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट को डिलीवर किया जा चुका है। बाकी ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये है कि बल्कि सबके लिए है कि आप लोग मैसेज कर रहे थे, तो ये ना जो एडिटोरियल्स के लेक्चर्स हैं एक दो बीच में से मिस भी हैं। और उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, तो जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके अंदर काफी इस वक्त हलचल है, काफी मीटिंग्स और काफी कुछ चल रहा होता है। तो डेट्स वाइज जो है शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उसको रिकॉर्ड करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह आफ्टर फ्यू डेज हम फिर दोबारा अपनी रूटीन पे आ जाएंगे, जिस तरह से प्रीवियस मंथ्स के अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर ये लेक्चर्स आपको डिलीवर करते थे। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपके साथ जो डेली बेसिस के ऊपर जो है एडिटोरियल वाला सेक्शन भी डिस्कस किया जाए। बाकी जो ओपिनियन वाला सेक्शन है इसके लिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हम 4 जो है डेली टॉपिक डिस्कस करते हैं डिफरेंट डायमेंशन से, और ये दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये वाला नंबर यूज करें, इस पे व्हाट्सअप करें और अपनी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह व्हेन यू एलोकेटेड आप इस रजिस्ट्रेशन को हमेशा कभी भी नहीं भूलेंगे। ये आपको इस तरह से पॉलिश कर दे कि जिस तरह से एक हक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट को पॉलिश करने का। पीडीएफ लिंक जो है टुडे लेक्चर का ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, न्यूज़पेपर का भी और इस लेक्चर का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। 3 चैप्टर हम इसके बना देंगे क्योंकि ये 3 टॉपिक हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ग्रुप कोई नहीं है, चैनल का लिंक भी जो है दिया गया है। वहां से आप जो है व्हाट्सएप चैनल में आप हमें वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड टुडे क्वेश्चन जो है वो ये है, बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। किस साल जो है बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस दिया गया था? क्योंकि आज बलूचिस्तान के ऊपर डिस्कशन होगी एक एडिटोरियल के अंदर, तो आपने ये बताना है एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। दैट इज टुडे फर्स्ट एडिटोरियल जी फ्रॉम द मार्जिन्स। इसके अंदर बेसिकली वो बात ये कर रहा है कि 2 प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। प्रोटेस्ट हो रहा है कुछ एरियाज के अंदर, तो उनको वो क्या करता है अपनी डिबेट के अंदर डिस्कस करता है। और उन एरियाज के अंदर 2 चीजें हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान है और एक बलूचिस्तान है। यहाँ पर लोग जो हैं जो पाकिस्तानी हैं आपके, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो डिस्कस ये करेगा कि ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी डिमांड्स क्या हैं, क्या गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स नहीं सुन रही। तो ये सारी की सारी हम इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम फिर जाएंगे अपने पेपर पर्सपेक्टिव में कि ये जो प्रोटेस्ट है ये आपके पेपर में किस तरह से आप इसको इस डाटे को फिट कर सकते हैं। तो चलें जी, पहले तो 2 हैं, पहला है गिलगित बल्तिस्तान में, दूसरा है बलूचिस्तान में। तो ये दोनों एरियाज पाकिस्तान के अंदर हैं। तो हम चलें शुरू करते हैं गिलगित बल्तिस्तान से। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जी प्रोटेस्ट हो रहा है, और इसके लिए इसका जो लेक्चर है एक बाकायदा ओपिनियन बहुत डिटेल्ड जो था वो लिखा गया था, और उसको हमने अपने
जनवरी का जो ओपिनियन का सेक्शन है उसके अंदर उसको हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर डिटेल गिलगित बल्तिस्तान की उन्होंने सारी कि क्या क्या रीजंस हैं, ये जितनी भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं वहां पर इनको एलैबोरेट किया गया था फुल डिस्कशन के साथ। ठीक है, यहाँ पर तो उसने थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव सा लिखा है ना, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा डिटेल में जो उसने दिया था, तो हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने ये ऑलरेडी सुना हुआ है उनका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेस्ट, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कशन करने से पहले जो नए बच्चे हैं वो पहले गिलगित बल्तिस्तान देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान है कहाँ पर। ये सामने आपके मैप है और ये रेड कलर का है जनाब गिलगित बल्तिस्तान। ठीक हो गया जी। और आपके जो है ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान, ये इंडिया हमसाए हैं चाइना, और ये है आपका गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और ये मैप भी आप देख लें, ये भी मैप का आपको पता होना जरूरी है। इस एरिया की हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, ठीक है ना। और बाकी जो एरियाज हैं ये सारे का सारा एरिया जो है बेसिकली इसके ये क्या है, ये है कश्मीर, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान आ गया। ये ग्रीन कलर का पाकिस्तान के पास है, ये रेड कलर का इंडिया के पास है, ये चाइना के पास है। 1962 की जब इंडिया पाकिस्तान की वार होती है उसके बाद ये एरिया जो है ये चाइना के पास चला जाता है, अक्साई चिन। ठीक है, तो ये सारे का सारा एरिया जो है इसको जो है कश्मीर कहा जाता था हिस्ट्री के अंदर। इसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करता हूं, अभी मैं जो है इधर जाता हूं। यहां पर आपने गिलगित बल्तिस्तान का मैप देख लिया, तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पहले ये डिबेट कर लेते हैं तो ये चीज क्या है। सो जी, वो कहते हैं कि इलेक्शंस तो अभी काफी साल पड़े हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, होने में काफी साल हैं। तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग डिमांड कर रहे हैं। अब डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड ये हो रहा है कि वहां पर जो वीट है, गंदम है, गवर्नमेंट ने ना उसकी प्राइस बढ़ा दी। प्राइस कैसे बढ़ा दी कि अगर जो है उसकी मार्केट वैल्यू जो है मार्केट में 75 रुपीज की है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें 15 रुपए सब्सिडी डालकर खुद से, तो लोगों को वो 60 रुपीज की दे रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अब जो है ये सब्सिडी खत्म कर दी, तो लोगों को वो 75 रुपीज की मिलना शुरू होगी। तो 15 रुपए जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। तो लोगों ने फिर एहतजाज करना शुरू कर दिया कि आप सब्सिडी दें, आप क्यों नहीं दे रहे। ये थी लोगों की डिमांड। तो इस डिमांड को तो फुलफिल कर दिया गवर्नमेंट ने, मान लिया ठीक है भाई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिमांड्स है जिनको अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है, फुलफिल नहीं किया। उनके अंदर ये है कि सबसे बड़ी डिमांड जो है सस्पेंशन ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2022। ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। विदड्रॉ ऑफ वेरियस टैक्सेस, एंड नंबर 3 इंश्योरिंग गिलगित बल्तिस्तान शेयर इन नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। और नंबर 4 पे आ जाता है कि जी लैंड ओनरशिप जो राइट जो है वो लोकल लोगों को दिए जाएं। तो ये वाली जो लिस्ट है ये अभी तक जो है इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका, ये डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई। लेकिन जो वीट वाली है, गंदम वाली सब्सिडी वाली है, वो डिमांड फुलफिल कर ली है। तो अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फाइनेंस एक्ट, अब ये क्या था, ये बेसिकली बनाया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, क्योंकि इस गिलगित बल्तिस्तान को जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रन कर रही है, ठीक है ना। तो इसको जब बनाया तो इसका मकसद ये था कि जनाबी अली वहां के लोगों से टैक्स लिया जाए, ठीक है, टैक्स करके पैसा इकट्ठा किया जाए और वो गिलगित बल्तिस्तान पर लगाया जाए। तो फिर वहां के लोगों ने जनाबी अली इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया कि हम जो है नहीं टैक्स देंगे। और उसकी रीजन ये बताई कि क्योंकि नेशनल पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर हमारी कोई सीट नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर आप हमसे टैक्स क्यों ले रहे हैं, हम तो टैक्स नहीं देंगे। ठीक हो गया, तो ये एक उन्होंने कहा कि इसको सस्पेंड करें, ठीक है, और दूसरे टैक्सेस भी जो है हमसे ना लें। फिर जो है अपना जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, एनएफसी अवार्ड। अब एनएफसी अवार्ड का मैप मैं नहीं लगाया, आप वो लगा देता तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाना था, लेकिन चलिए आपको वैसे ही बता देता हूं। अब एनएफसी अवार्ड क्या है, बेसिकली एनएफसी अवार्ड ये है कि जनाब आपकी जो है एक फेडरल गवर्नमेंट है और नीचे आपके 4 सूबे हैं। ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, पहले डिस्कस किया हुआ मैंने कई दफा। तो जिन बच्चों को पढ़े लेक्चर सुने हैं उनको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एनएफसी का, नए बच्चों के लिए मुझे बार बार बताना पड़ता है। तो ये जो है फेडरल फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट 100 रुपया इकट्ठा करती है टैक्स की मद में, ठीक है। एफबीआर को कहती है जो पैसे इकट्ठे करो, हमने बजट बढ़ना है। एफबीआर कहता है कितना टारगेट रखना है जी, 100 रुपया।
वो 100 रुपया इकट्ठा करके ले आता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे सूबे हैं, इनके पंजाब है, सिंध है, सरहद है, बलूचिस्तान है, तो वो कहते हैं ठीक है जी, अब हमने भी तो, ये सारी गवर्नमेंट्स कहती हैं हमें भी पैसे दो थोड़े बहुत है। तो अब गवर्नमेंट फेडरल क्या करती है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो फिर किसी दिन आपको चलें बता दूंगा, पहले लेक्चर्स में भी बताए हुए हैं। तो वो कहता है कि चलें जी, फेडरल ये कहती है कि मुझे आप इनको ना पैसे ऐसे करो कि 40 रुपए इनको दे दो और 60 रुपए मैं अपने पास रख लेती हूँ, तो 40 रुपए इन चारों सूबे में बांट दो। ठीक है, तो वो ऐसे करते हैं, ठीक है, ये 40 रुपए इनमें बांट देते हैं। वो पंजाब को दे देते हैं 15 रुपए, ठीक है, और सिंध को दे देते हैं 10 रुपए, ठीक है, बलूचिस्तान को 5 रुपए दे देते हैं, या कितने हो गए, 15 और 10 25 और 30 और 10 रुपए इसको दे देते हैं। तो इस तरह से इनको बांट देते हैं कि चलो आप ले पैसे दो और अपनी गवर्नमेंट आप भी जाकर चलाओ। तो फिर इस ये जो अवार्ड है ना, बेसिकली ये क्या करता है, पैसे तकसीम करता है, सादा अल्फाज में कहूँ। और बाकी जो है 18वीं तरमीम के बाद इन सूबों के पास भी अख्तियारात हैं, खुद भी टैक्स कलेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन का टैक्स हो गया, ठीक है ना, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इस तरह से ये काफी टैक्स भी इकट्ठा करते हैं। तो बहरहाल ये जो डिमांड है ना, इसमें वो कहता है, गिलगित बल्तिस्तान कहता है इसमें मुझे भी शेयर दो, ठीक है ना, हमें वो भी दिया जाए, और इसके अलावा ओनरशिप राइट्स दिए जाएं। ओनरशिप राइट्स में ये है कि अब सारी जमीन तो लोगों के पास नहीं है, वहां पर कुछ जो जमीन है वो बिल्कुल खाली है, किसी के नाम नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है क्यों ना मैं उसको अपने कंट्रोल में कर लूं। तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं जी आप वो अपने हक अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान अभी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनली हिस्सा नहीं है। इसी तरह उस जमीन के अंदर अगर कोई रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं, तो उनके ऊपर भी लोग कहते हैं कि हमारा हक है। तो इस तरह की जो है वहां पर डिमांड चल रही हैं, जिनको लेकर वहां के लोकल जो हैं वो चाहते हैं कि हमें जो है क्या किया जाए, प्रायोरिटी दी जाए, हमें जो है हमारी बात को सुना जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अभी उसकी बात नहीं सुन रही। अब बाकी बात ये है दूसरी, जो ये है कि जनाबे अली इसको आप क्यों नहीं सूबा बना देते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, कि आप इस गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबा बना दें, बात खत्म हो जाए। ठीक है, इसको भी सारा ये राइट्स भी लें, इनसे आप टैक्स भी लें, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंडिया का ये जो कश्मीर का इशू है ना, उसकी वजह से इसको आप लोग सूबा नहीं बना रहा पाकिस्तान। कश्मीर का इशू आपको पता है कि 1947 में पाकिस्तान बनता है, 1948 के बाद ये इशू हो जाता है, यूएनओ के पास चले जाते हैं, यूएनओ कहता है यहाँ पर क्या कराओ, रेफरेंडम कराओ, मर्दम प्लेबिसाइड करवाओ, ठीक है ना, तो जिसके हक में वोट ज्यादा आएंगे उसको ये इलाका सारे का सारा दे दिया जाएगा। तो सब ने कहा ठीक है, इंडिया नहीं माना, इंडिया ने कहा नहीं मैं रेफरेंडम नहीं करवा रहा, तो अभी ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान अब गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा इसलिए नहीं बना रहा कि फ्यूचर के अंदर अगर यूएनओ की बात को मान लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, रेफरेंडम या प्लेबिसाइड करवा दिया जाता है, तो फिर कम से कम ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग हैं, ज़ाहिर है ये कश्मीर हटा, सारे का सारा कश्मीर है, आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते इससे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर ये जो इलाके हैं जहाँ पर ये हमारे लोग रहते हैं, तो कम से कम ये हमारे हक में वोट डालेंगे, तो हमारे वोट ज्यादा हो जाएंगे, तो कश्मीर हमको मिलने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डेट्स वाई जो है अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा नहीं बना रही। ठीक हो गया। और दूसरा तो बल्कि थोड़े दिन पहले जहां से अब आपका सी पैक गुजर के यहाँ ग्वादर आया है, तो वो यहाँ से ही गुजरा है, तो उसके ऊपर भी जो है उस वक्त भी इस चीज के ऊपर डिबेट की गई थी, क्योंकि इंडिया ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था कि जो सी पैक है वो डिस्प्यूटेड लैंड से गुजर रहा है, जो कि सही नहीं है। तो उसके ऊपर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहा गया था कि आप इसको सूबा ही बना लें ताकि ये रोला ही खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, मैंने रीजन बताई, वो कश्मीर की वजह से इसको अपना सूबा नहीं बना रहे, इसको जो है स्टेट जो है सिर्फ ओवरव्यू कर रही है। ओके हो गया जी आपका ये। अब आगे चलते हैं। आगे दूसरा पॉइंट आ जाता है जी, वो गिलगित बल्तिस्तान का प्रोटेस्ट मैंने बता दिया आपको, बलूचिस्तान प्रोटेस्ट। तो बलूचिस्तान के ऊपर भी अच्छी खासी डिबेट है, काफी पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलें दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर इलेक्शन बलूचिस्तान में 8 फरवरी को 2024 को होने जा रहा है। तो अब बलूचिस्तान का जो प्रोटेस्ट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ग्वादर और एक तुर्बत। गवादर वालों के अलहदा से इश्यूज हैं और तुर्बत वालों के अलहदा से इश्यूज हैं, ठीक है। और अभी आपको इस्लामाबाद के अंदर भी एक नजर आया प्रोटेस्ट के, वहां पर जो है पढ़ी लिखी वुमेन, एजुकेटेड मिडिल क्लास लड़के और लड़कियां मौजूद थे, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस्लामाबाद में। एंड उनकी जो डिमांड थी वो वही थी जो तुर्बत वालों की थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है जी, अब ये दो हिस्सों में, दो पॉइंट्स के ऊपर जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है, दोनों की डिमांड्स डिफरेंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखने से पहले चलो, तो पहले तो आप बलूचिस्तान देख लें, ये आपका पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, और ये रहा आपका बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान के अंदर जो है एक तो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये आपका जो ग्वादर आपको नजर आ रहा है, और दूसरा मैंने आपको बताया तुर्बत। अब तुर्बत क्या है, तुर्बत एक सिटी है, और ये सिटी किस चीज की है, ये बेसिकली सिटी है आपके केच डिस्ट्रिक्ट की।
अब अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का कोई इशू हो जाए तो आई सॉरी टू से, ठीक है ना, मुझे इसका ज़्यादा तो मैं तो उसको केच ही देखता हूँ। केच एक है ये वाला डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान का, इसके अंदर एक सिटी है जिसको हम तुर्बत कहते हैं, और वहां पर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि बिल्कुल आप कह लें केच रिवर के करीब है तुर्बत सिटी। और ये अगर इसको वैसे मैं कहूँगा क्योंकि ये नॉर्थन एरिया हमारे इस तरफ बनते हैं, ठीक है ना, तो ये साउथर्न जो है बलूचिस्तान का एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर अब जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो पहले हम बात करते हैं जी तुर्बत की, कि तुर्बत के क्या स्टेटस है। तुर्बत में जो है डिमांड ये है कि वहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस इशू को ये क्या है, बेसिकली गवर्नेंस का और ह्यूमन राइट्स का इशू है। और यहाँ पर जो है स्टोरी ऑफ इस्लामाबाद मार्च की शुरू होती है, और अभी मैं आपको जो है सारी की सारी स्टोरी सुना देता हूँ। इन्होंने तो नहीं लिखी डिटेल में क्योंकि वो रोज रोज तो वो नहीं लिख सकते, लेकिन हमें तो रोज रोज सुनानी पड़ती है क्योंकि रोज नए बच्चे होते हैं हमारे पास। बहरहाल स्टोरी ये है कि जनाब तुर्बत के एरिया में ये आज से नहीं है, कई सालों से वहां पर चल रहा है। कई सालों से मुराद ये है कि जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनके जो वालिद गुम हो गए, आज तक नहीं मिले, वो जवान हो गई हैं। दैट इज डिकेड्स, 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी बातें हैं, नई नहीं है, ठीक है, और ये चलती जा रही हैं। अब हो क्या रहा है, होता ये है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हम क्या कहते हैं, जुडिशियल जो अदालत के अंदर हो, कानून के अंदर हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो अदालत से बाहर हो, कानून से बाहर हो, ठीक है ना। इनफोर्स डिसअपीयरेंस, जबरदस्ती किसी को गायब कर देना। अब होता यह है कि बलूचिस्तान में एक ए रहता है, उसको क्या किया जाता है, कोई आता है और उठाकर ले जाता है। इनफोर्स, उसके घर वाले ढूंढते रहते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं कि हमारा बंदा नहीं मिल रहा, तो कहते हैं हम क्या, वो नहीं मिलता, बहरहाल वो नहीं मिलता जी, पता नहीं किधर गया, अजीब बात होगी। तो ये है इनफोर्स डिसअपीयरेंस, ठीक है। फिर एक ही लाश मिलती है 2 साल बाद कहीं से, तो ये हो गया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अब मिल तो गया लेकिन डेड है, अब किसने मारा है कोई पता नहीं, ठीक है। पुलिस को कहा जी कोई पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये इस तरह की वहां पर सिचुएशन बनी पड़ी है, जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये थोड़े दिन पहले एक प्रोटेस्ट तुर्बत के अंदर भी ऐसा ही वाकया पेश आया कि एक बंदे को क्या किया गया, उसकी डेड बॉडी मिली और कहा गया जी ये इनकाउंटर में मारा गया। तो घर वालों ने कहा इनकाउंटर में कैसे मारा गया, ये तो 2 महीने से आपकी कस्टडी में था। जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले हैं उनको कहा कि ये तो आपकी कस्टडी में था, आप लोगों ने जानबूझकर इसका मर्डर किया, और उसके ऊपर फिर प्रोटेस्ट हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोटेस्ट चलता चलता आपके इस्लामाबाद तक आ गया। यहाँ पर भी ये लोग काफी दिन रहे, लेकिन अब फाइनली उनको वापस कोयटा जाना पड़ा, और अभी इनका जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये सीधी सीधी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको ह्यूमन राइट्स की देता है, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को फंडामेंटल राइट्स देता है, ये उनकी क्या है, वायलेशन है। अगर कोई ए है, वो टेररिस्ट है, उसने कुछ गलत किया है, तो क्या है, उसको जो लॉ एनफोर्समेंट है वो अरेस्ट करें, उसको कोर्ट के पास लेकर जाएं, कोर्ट जो है एक ट्रायल करे, ट्रायल करने के बाद अगर साबित हो जाता है उसके ऊपर जुर्म, तो उसको क्या करे, पनिश करे। एंड दैट्स इट, यही ये तरीकाकार होता है एक सिविल सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी का, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बंदा ए ने कुछ किया है या नहीं किया, ये तो बात की बात है, उसको उठा लिया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसको पनिश कर दिया जाता है, और पता भी नहीं है क्यों पनिश किया है, किसने पनिश किया है, और रीजंस क्या है। तो इसके अगेंस्ट जो है वहां के जो बलूचिस्तान के लोग हैं, तुर्बत के लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये क्या बदतमीजी है, आप लोग जो लॉ किस लिए बनाया है, पुलिस किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, अगर आपने ऐसे ही बंदे उठाकर ले जाने हैं। मानना चलो वो कहते हैं जी ये टेररिस्ट हैं, उनके ऊपर ब्लेम किया जाता है कि ये टेररिस्ट हैं, ये जो बलूचिस्तान के अंदर सेपरेट मूवमेंट है उनका हिस्सा है, तो ठीक है चलो मान लेते हैं वो हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है उनके ऊपर जो है एक राइट टू फ्री ट्रायल है वो उनका आप जब्त कर लेंगे। तो ये इस तरह से वहां पर क्या है कि ये सिचुएशन बनी है, और लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेपर में कहाँ फिट होगा वो, ये आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आगे आ जाए जी ग्वादर के ऊपर। अब ग्वादर का क्या इशू है जी, ग्वादर आपको मैंने दिखा दिया, ये वाला आपका इलाका है ग्वादर, जो बिल्कुल समुद्र के पास है, समुद्र के किनारे पर है आपका, ठीक है ना, अरेबियन सी के। तो ग्वादर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, और इसका जो प्रोटेस्ट है वो सिविल राइट्स के ऊपर है बेसिकली। और इसको अगर मैं प्रीवियस जो है मंथ्स के अंदर हमने देखा एक प्रोटेस्ट, उसके साथ अगर इसको मैं लिंक करता हूँ, तो हक दो तहरीक थी, जो चेयरमैन, ये वैसे उसने नहीं लिखा, आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चेयरमैन जो था मौलाना जो था हदायतुर रहमान, उसने जो है ये एक तहरीक चलाई थी वहां पर बलूचिस्तान के अंदर, ग्वादर में। और उसने कहा था कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं। अब वो मैं डिमांड्स आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि ग्वादर का एरिया है जो बिल्कुल अरेबियन सी के साथ अटैच है, वहां पर लोग जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, अपना जिंदगी गुजारते हैं, बछेरे हैं, ठीक है।
अब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जनाब ये हो रहा है कि ये फिशिंग ट्रॉलर जो है ना, जिनको हम फिशिंग ट्रॉलर कहते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, वहां पर चल रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखा, अब क्या एक आम जो है कश्ती, एक आम फिश पकड़ने वाली जो बोट बनी है, इसका मुकाबला कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? कि ये जो ट्रॉलर हैं जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं, और उसके अलावा ये तो इसकी बात तो अलग रहेगी, ये जो ट्रॉलर हैं, ये जो चीज यूज करते हैं ना, इनका जो ये जाल है, इसका वेट इसके साथ बहुत ज्यादा होता है। ये जमीन जो उसकी बेस है ना समुद्र की, वहां से रगड़ कर जो है ना ये ले जाता है हर चीज को, जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम जो है उसका भी नीचे वाला वो भी डिस्टर्ब कर देता है। और इसके अलावा जो इसकी ये जाल है ना, ये इतना बारीक होता है कि इसके अंदर जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं, जिसकी वजह से समझ लो मछलियों के बच्चे भी उठाकर ले जाते हैं ये। तो उससे क्या होता है कि यहाँ का जो सिस्टम है एक प्रॉपर, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो फिर जो दूसरे आम बछेरे हैं उनके लिए मछली जो है बचती नहीं है। तो उन्होंने ये भी एक प्रोटेस्ट किया कि ये जो ट्रॉलर हैं ये वायलेशन कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारे राइट्स की, बल्कि जो इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है ओशियंस के बारे में, उसकी भी वायलेशन कर रहे हैं। कि जब ये जमीन से रगड़ कर हर चीज को लेकर जाते हैं समुद्र की तह से, तो कई उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के, जैसे जो भी ओशियन के अंदर रहने वाली चीजें हैं, वो सारी की सारी उसकी जो बेस के ऊपर जो जैसे है, तो वो सारे का सारा इकोसिस्टम ये डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैसे भी वायलेशन है उनको तो आप लोग इसको क्या करें, बंद करें। ये थी डिमांड फर्स्ट वन। दूसरा ये था कि जो ये वाला एरिया है ग्वादर का, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव की वजह से बहुत ज्यादा जो थी ना चेक पोस्ट बना दी गई थी। आपको पता है सी पैक गुजर रहा है, तो बहुत ज्यादा चेक पोस्ट बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां के जो लोग हैं वो उनको हर एक चेक पोस्ट पर शनाख्ती कार्ड चेक करवाओ, शनाख्ती कार्ड चेक करवाओ, चेकिंग करवाओ। तो वो लोग कहते थे कि हम तो अपने ही घर में बेघर हो गए हैं कि हमें जगह जगह पर बार बार अपना चेकिंग करवाई जाती है। तो ये चीज भी बंद की जाए। तीसरा, ट्रेड जो ईरान के साथ है, ये देखिए आपके साथ ईरान है, यहाँ से ये ट्रेड भी करते थे, तो इसके ऊपर भी काफी इनको लोगों को क्या थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन्होंने कहा ये जो ईरान के साथ ट्रेड की प्रॉब्लम है, इसको भी आप लोग क्या करें, सॉल्व करें। तो ये थी डिमांड्स ग्वादर वालों की, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ठीक हो गया जी। अब जो है आखिर हो क्या रहा है, ये सारा कुछ प्रोटेस्ट बता दिया। अब बलोचिस्तान में बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है ना, यानी कि बलोचिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ा काम खराब कर रही है। वहां की जो पॉलिटिक्स है उसका जो है ना फोकस है वो फेडरल के ऊपर है, अपने रीजन के डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है। इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स वहां पर बलूचिस्तान के अंदर हो रही है, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, ट्राइबल चीफ्टन्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो जैसे अभी पिछले दिनों में नवाज शरीफ साहब गए और तकरीबन 2 दर्जन के करीब वो क्या कर लिया उन्होंने वहां से, यानी कि 2 डजन प्लस जो है वो वहां से क्या किया उन्होंने, इलेक्टेबल्स जो है वो चूज कर लिए, उनको अपने साथ मिला लिया ताकि फेडरल में गवर्नमेंट बना सके। अब ये इलेक्टोरल्स कौन से हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जो वहां पे माने जाते हैं और उन्होंने जीतना ही जीतना है। तो वो कल को क्या करेंगे, नवाज शरीफ के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट में वो लेकर आएंगे, लेकिन अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, लो रीजन के इंटरेस्ट के लिए नहीं। और अब जब से ये बलोचिस्तान जो को सूबे का स्टेटस दिया गया है, तकरीबन 24 सीएम वहां के जो हैं वो, यानी कि उन्होंने अपना जो क्या है टेन्योर पूरा किया है एज ए चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के। लेकिन करप्शन है वहां पर, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत खराब है, और जो सबकी जो वजह है वो है इनफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ये सारी की सारी जो है ना पॉलिटिक्स जो है, जो उसने ये सारे का सारा काम जो है वो खराब किया हुआ है। अब आगे वो क्या करें, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जो है रिकग्नाइज करें। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की और जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो इस चीज को रिकग्नाइज करें और साथ में एड्रेस भी करें कि ये जो इश्यूज वहां पर चल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। वोटर्स को कहता है कि इस इलाके के जो वोटर्स हैं उनके साथ सिर्फ वादा ना करें, बल्कि उनकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए एक्शन भी लिया जा सके, ताकि उनकी जो जिंदगी है वो बेहतर हो सके। तो ये है जी बातें जो उसने आपके साथ डिस्कस की, बलूचिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की, और बलूचिस्तान के अंदर फिर ग्वादर की, और बलूचिस्तान के अंदर फिर तुर्बत की। अब आ जाते हैं हम पेपर के ऊपर। अब पेपर में किस तरह से ये आपके काम आएगा जी। पेपर पर्सपेक्टिव में जी क्या हो रहा है, आपने क्या यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया, पेपर पर्सपेक्टिव में आपने ये ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन राइट्स की हो रही है वायलेशन, बलूचिस्तान के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। अब जो है
उसके बाद आ जाती है स्टेट का रिस्पॉन्स, जो कि नेगेटिव ही है। क्यों नेगेटिव मैं कहता हूं कि ये जो चीजें हैं, अब बलूचिस्तान है तो ये कोई एक साल की बात नहीं है, दैट इज डिकेड्स, कई 10 साल गुजर चुके हैं, 20 साल, 25 ईयर्स। तो अगर ये स्टेट अभी भी ये मसाइल हल नहीं कर सकती, इसका मतलब है ये फेल स्टेट है, नेगेटिव अप्रोच थी इसकी। अब इसकी तो नेगेटिव अप्रोच हो गई, इस नेगेटिव अप्रोच का मतलब है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं रुकी, हो रही है, तो कब तक कोई बर्दाश्त फिर करेगा। ठीक है, वो इस्लामाबाद गए, उन्होंने जाकर प्रोटेस्ट किया, आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने उनको जैसे भी हुआ वापस चले गए, क्वार्टर जाके और शुरू हुआ। तो अब ये क्या है, आपके शहरी आपसे खुश नहीं है, पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान से खुश नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की उनको क्या जरूरत। फिर अल्टीमेटली जो टेररिज्म है, टेररिस्ट हैं, वो ऐसे लोगों को क्या करेंगे, अपने जाल में फंसाएंगे। और कौन फंसाएगा, बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, रा के जरिए मर्डर हो रहे हैं। ठीक है, गजा की वार लगी हुई है और इसराइल चाहता है कि इसकी अपर लोग, दुनिया की जो अटेंशन है गजा से मैं किसी तरीके से हटाऊं, तो वो कैसे हटाएगा, वो ऐसे ही हटाएगा जिस तरह उसने ईरान में जो है 2-4 ब्लास्ट करवा दिए और बाद में पाकिस्तान और ईरान आपस में लड़ पड़े। ठीक है, तो ये वो क्या करेगा, ये सारे के सारे जो हैं, ये लोग जिनके आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे करेंगे टारगेट इनको अपने अपने मकासद के लिए। तरीके तालिबान और इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान में क्या कर रही है आपके सामने है, आए रोज वो चला रही है बम, कहीं ना कहीं पे अटैक कर रही है। तो ये सारी सूरत हाल क्यों, क्योंकि आपके लोग आपसे खुश नहीं, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी स्टेट से खुश नहीं। तो खुश हूं भी क्यों, जब आप उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं तो वो कैसे खुश हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो स्टेट को चाहिए था कि उनको अपने साथ लगाती, उनको उनको बैठाती, डायलॉग करती, बात करती, जो उनके जेन्युइन इश्यूज थे उनको रिजोल्व करती, जो अभी नहीं रिजोल्व कर सकती थी उनके साथ कोई वादा करती कि हम फ्यूचर में इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। लेकिन ऐसे किसी को दुत्कार देना, ठीक है, वो फिर क्या है, नफरत पैदा करता है, इंटॉलरेंस पैदा करता है सोसाइटी के अंदर। और फिर अल्टीमेटली फिर वो ये वाले जो लोग हैं, ये फॉरेन एक्टर्स, उनको फिर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और फिर जब वो इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर और ज्यादा खराब होगी, और जब ये खराब होगी तो पाकिस्तान की क्या होगी, नेशनल डिसइंटीग्रेशन होगी, आपका पाकिस्तान टूट जाएगा, जैसे कि बांग्लादेश भी पहले टूट गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी, ये तो मैंने अब नेशनल इंटीग्रेशन के साथ इसको मिलाया ना, आप इकोनॉमी के साथ इसको अटैच कर सकते हैं कि इकोनॉमी भी नहीं सही आपकी रहेगी। क्यों, जब इनसिक्योरिटी है तो यहाँ पर जब किसी भी मुल्क में जो है तरक्की तब होती है जब पीस होता है, और पीस कब होता है, जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती। अब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है तो मतलब यहाँ पर पीस नहीं है, प्रोटेस्ट हो रहा है। जब जिन इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहा है मतलब कि इनसिक्योरिटी है ना, आपने इनको मौका दिया, ये बम शम चलाएंगे, इनसिक्योरिटी आ गई। जब इनसिक्योरिटी आएगी तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई आपके मुल्क में आके कारोबार नहीं करेगा, कोई आपके मुल्क में टूरिस्ट नहीं आएगा भाई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आप कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जब आप कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो डॉलर कहाँ से आएंगे, जब डॉलर नहीं आएंगे तो आप फिर तेल कहाँ से लेंगे, लेकिन आपने तो तेल लेना है, फिर आपको डॉलर भी चाहिए। एक्सपोर्ट आप कर नहीं रहे तो फिर आप आईएमएफ के पास जाएंगे, उनसे फिर आप उधार लेंगे, जब उधार लेंगे तो फिर उनके ऊपर आप डिपेंड करेंगे, जब डिपेंड करेंगे तो फिर आपकी अपनी बात कोई नहीं, फिर जो वो कहेंगे फिर आपको वो करना पड़ेगा। फिर आप कर भी रहे हैं, गजा के अंदर लोग मर रहे हैं, तबाही हो गई है, तो आप कुछ नहीं कर सके, उसकी रीजन क्या है, आपने उधार उठाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको लिंक करें और लिखें, खुल के लिखें। पीसफुल इलेक्शंस, अब इसके अंदर क्या है, अब वो ये कि इसके अंदर कुछ नहीं है, वो कहता है इलेक्शंस करवा लो पीसफुल तरीके के साथ, केयर टेकर गवर्नमेंट को कहता है, और जो सिक्योरिटी वाले उनको कहता है आपकी जिम्मेदारी है पीसफुल तरीके के साथ, अमन के साथ इलेक्शन करवाना। लेकिन वो कहता है हालात इतने अच्छे नहीं है, तबाही मचा रही हुई हर तरफ जो है ना, बम वगैरह चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इसके ऊपर गौर व फिक्र करें और अलर्ट होकर काम करें। अब उसकी वो डिटेल आपको फिर एक साथ शेयर करता है। डिटेल में वो क्या कहता है इसके अंदर, ओपिनियन के अंदर कहता है जब भी इलेक्शंस आते हैं तो वायलेंस तो होती है, लड़ाई झगड़ा तो होता है। लास्ट 2 जो इलेक्शन हुए थे तब भी ये हुआ था, कंपेन जब हो रही थी तो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, खून खराबा भी करते हैं। ठीक है ना, लेकिन कहता है कि ये तो छोटा मोटा काम चलता ही रहता है। लेकिन अभी जो नंबर ऑफ रीसेंट इंसिडेंट हुए ना पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने क्या किया, अलर्ट कर दिया केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, जो कि इलेक्शन जो है
अगर वो कंडक्ट करवाना चाहते हैं फेयर इलेक्शन, तो फिर ये दोनों को अलर्ट होना पड़ेगा। ये छोटे मोटी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी रिसेंट अटैक पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हैं, तो उनकी फिर ये डिटेल बताता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने सुनना है, ठीक है ना। लिखने की जरूरत है क्योंकि ये पेपर में आपने ये नहीं लिखना है, आपने पेपर में एक जर्नल सी एक जुमला लिखना है और ये सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। और जनरल जुमला यही होता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सिक्योरिटी थ्रेट है और अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है खराब है, ठीक है। कैंडिडेट है पीटीआई का जो कि बजौर में उसको मार दिया गया। इसी तरह पीटीआई की जो एक जो है 4 लोग थे जो कि रैली निकल रही थी, वो भी मर गए जब सिब्बी के अंदर जो है एक बम फटता है अगले ही दिन, ठीक है ना। फिर सिब्बी अटैक को जो है सेल्फ स्टार्ट इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक हो गया। अवामी नेशनल पार्टी जो है, ठीक है ना, उसका एक जो इलेक्शन लड़ने जा रहा था बंदा उम्मीदवार, वो और उसका गार्ड जो है, केपी के अंदर अटैक होता है शांगला एरिया के ऊपर, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच जाते हैं। इसी तरह कराची में संडे वाले दिन एमक्यूएम का एक बंदा जो है उसका मर्डर हो जाता है, ठीक है। और पीपी जो है उसका नाजमाबाद में क्लैश होता है एमक्यूएम के साथ। इसी तरह जनवरी के अंदर कहता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जो कि मर जाता है नॉर्थ वजीराबाद के अंदर, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो था एक बंदा होपफुल इलेक्शन लड़ने के लिए, वो सर्वाइव कर जाता है, तुरबत में उसके ऊपर अटैक होता है। तो मतलब उसका बात करने का ये है कि ये जो लोग कैंडिडेट जो जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। अब ये क्यों हो रहे हैं, नेचर ऑफ थ्रेट क्या है, कहते हैं कि डिफरेंट है। पर्सनल आपस की इनकी लड़ाइयां हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं, ठीक है। और उनके अंदर कौन कौन है जो कि रिलीजियस मजहब के साथ जो लिंक है, मिलिटेंट ग्रुप्स वो हो गए। सेपरेटिस्ट वायलेंस होगी जैसे कि बलोचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट है जो अलहदगी चाहते हैं, वो होगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान होगी, इस्लामिक स्टेट होगी। तो ये सारी क्या करते हैं, मुख्तलिफ ये वजह है लड़ाई झगड़े की, इस अटैक की। तो कहते हैं अब जो प्राइम ड्यूटी है ना केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ये है कि वो प्रोटेक्ट करे कैंडिडेट्स को और साथ साथ वोटर्स को, ताकि वो पोल वाले दिन भी इलेक्शन में आ सकें। तो ये है जी इनकी जिम्मेदारी। तो ये चीज इसके अंदर बताता है कि पीसफुल इलेक्शन करवाना इसकी जिम्मेदारी है। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर इसको मैं डिस्कस करूं तो डेमोक्रेसी जनाबी अली, ठीक है, इलेक्शन होंगे तो डेमोक्रेसी आएगी। और इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए, और सिक्योरिटी की अभी सूरत हाल बड़ी खराब है। तरीके तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट, रा, ये सारे के सारे एक्टिव है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में। इसराइल जैसे मैंने अभी बात किया, वो चाहता है कि गजा की जो टेंशन है वो डिवाइड हो जाए किसी तरीके से। वो कैसे डिवाइड होगी, कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा तो डिवाइड होगी। तो अब ये सारे अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह के जो है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली जो इलेक्शन है वो डिले हो जाएगा। और अगर इलेक्शन डिले होता है तो मतलब क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएंगे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक हो गया। और इसकी एक रीजन बता देता हूं, बाकी तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बड़ी डिटेल में भी डिस्कस की हुई है कि क्यों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना जरूरी है। एक पॉइंट सिर्फ डिस्कस कर देता हूं कि आपकी इकोनॉमी चल रही है आईएमएफ के सर पर। आईएमएफ जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको एक बड़ा पैकेज नहीं देगी। तो आपको अगर आईएमएफ से एक बड़ा पैकेज लेना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपके पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना जरूरी है। और जब इलेक्टेड गवर्नमेंट एक होगी, वो आईएमएफ के साथ बात करेगी, तो फिर आईएमएफ जो है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखे वो रख के उसको एक बड़ा पैकेज देगी जो कि आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेजेस से आपका हल नहीं होने वाला, ठीक है। ये एक रीजन, एक सिर्फ पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी मल्टीपल पॉइंट्स हैं कि कैसे जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस लेकर आएगी, या कैसे जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना जरूरी है, ठीक हो गया। आगे जी आ जाते हैं डबल डाउन। डबल डाउन में सीधी सी बात है, ये जो लिखा है वो इस तस्वीर के अंदर सारा उसने बता दिया। ये जो ये आपकी जुडिशरी, ये रहा उनका जो भी है, और ये आपका इमरान खान साहब, और ये डबल डाउन। एक डाउन तो ये सैफर पे था और दूसरा डाउन ये तोशा खान, यानी कि 2 केसेस के ऊपर लगा। एक पहले दिन इसका फैसला सुना दिया,
अगले दिन इसका फैसला सुना दिया और इसको डबल सजा दे दी, ले पकड़ भाई। ठीक है, अब इस एडिटोरियल के अंदर वो यही डिस्कस करता है दोनों केसेस को, और फिर वो कहता है कि क्या बात है जी, इस केस के ऊपर इसको जो सजा दी गई, बाकी इतनी लंबी लिस्ट है बंदों की, किसी ने उनको सजा नहीं दी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। बस ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, इस पिक्चर के अंदर सारा उसने जो है एडिटोरियल सारा एक्सप्लेन कर दिया इसी पिक्चर के अंदर कि दो केसेस हैं, एक सैफर केस था, तोशाखाना केस था, और इमरान खान को इन दोनों के ऊपर पनिशमेंट मिल गई है। और पनिशमेंट भी कब दी है, जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, थोड़े दिनों में इलेक्शन होने वाला है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ सैफर क्या है, हल्का सा तोशाखाना क्या है, क्या सजा मिली, दूसरों को कौन से थे जिनको सजा नहीं दी गई। तो ये हल्की सी डिबेट इसके ऊपर कर लेते हैं, और बाद में पेपर पर्सपेक्टिव में इसको किस तरह फिट कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। कहता दो फैसले हो गए 2 दिनों के अंदर, एक तो सैफर केस का हुआ, दूसरा तोशाखाना केस का हुआ। तो पहले के अंदर जो सैफर का हुआ था 10 साल की सजा सुना दी गई, तोशाखाना का हुआ तो उसके अंदर 14 साल की जो सजा सुना दी गई करप्शन की वजह से। हल्का सा आइडिया दे देता हूँ ये केसेस हैं क्या। तो पहला है आपका सैफर केस। सैफर केस है सेक्रेट एक्शन एक्ट वायलेंस, ठीक है ना, जो सेक्रेट एक्ट था, ACT एक्ट कैपिटल लिखा था, दूसरा एक्ट वायलेशन हुई। अब ये क्या है, इसकी स्टोरी सुनने हल्की सी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सैफर केस इस तरह से जनाब अली वजूद में आता है कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको आपको पता है कि नो वोट जो है कॉन्फिडेंस का देकर उसको जो है नो कॉन्फिडेंस वोट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी गवर्नमेंट जो है इसको टेक ओवर कर दिया जाता है, नीचे उतार दिया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप से, और PDM की गवर्नमेंट आ जाती है। तो उसके बाद इमरान खान क्या करता है, एक रैली निकालता है मीनार पाकिस्तान में, वहां पर इजलास में कहता है कि जनाब मुझे जो है असल में मेरी जो गवर्नमेंट जो है उसका जो तख्ता उल्टा है, ये अमेरिका वालों ने उल्टा है और साथ में पाकिस्तान की आर्मी वाले शामिल हैं। और वो फिर एक सफा दिखाता है लोगों को, ये मुझे पहले ही धमकी दी गई थी वाशिंगटन की तरफ से कि तुम हमारी बात नहीं मानते, तुम अब्सोल्युटली नाट नाट कहते हो, तो फिर हम तुम्हें जो है इसका नुकसान हो सकता है। तो कहता है मुझे पहले ही धमकी मिल गई थी, ठीक है, तो लिहाजा इन्होंने मुझे जो है ना उतारा है। तो इसने साथ में पाकिस्तान की आर्मी को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उसका रिजल्ट ये निकला कि इसके ऊपर एक केस बनाया जाता है जो कि सेक्रेट एक्ट के ऊपर है। सेक्रेट एक्ट ये होता है बेसिकली कि जो ऑफिशियल होता है ना, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, उसके ऊपर ये एक्ट लगता है कि वो जो है राज जो है वो बाहर नहीं निकालेगा। तो उन्होंने कहा जाकर ये जो पेज लहराता रहा है इमरान खान के वाशिंगटन का, जो साइफर का मतलब होता है डी कोडिंग के अंदर कुछ लिखा होना, ठीक है। तो कहते हैं कि ये इसने गलत किया है क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट था, तो ये इसने गलत किया है, ये दुनिया के आगे नहीं दिखा सकता था, ये एक राज था, इसको राज ही रखना चाहिए था। हाँ, ये है या नहीं है ये बात की बात है। तो इसने इस एक्ट के तहत वायलेशन की है, तो इसके खिलाफ सैफर का केस होता है और इसको अभी जो फैसला सुनाया जाता है 10 साल की सजा हो जाती है। दूसरा जी है आपका तोशाखाना केस। अब तोशाखाना केस में क्या है, तो तोशाखाना से केस में पहले जाने से पहले तोशाखाना देख लें जी। तोशाखाना बेसिकली क्या होता है, एक ट्रेजरी हाउस होता है, खजाने का घर, ठीक है ना। तो तोशाखाना क्या आता है, ट्रेजरी जहां पर जो है ना गिफ्ट्स वगैरह जो होते हैं रखे जाते हैं। कौन से गिफ्ट, वो वाले गिफ्ट जो आप एक मुल्क जो है, जैसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या कोई भी जो सरकारी ओहदे पर फायज बंदा है, वो दूसरे मुल्क जाता है, सरकारी विजिट पर जाता है, और दूसरे मुल्क का जो सरबराह है या कोई भी दूसरा मुल्क उसको तोहफा देता है, तो वो तोहफा अपने घर लेकर नहीं जा सकता। वो तोहफा क्या करता है, वो तोशाखाना में जमा करवाता है, ठीक है। हाँ, एक शक्ल होती है कि अगर वो अपने घर लेकर जाना चाहता है तो उसको उसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो है कुछ परसेंटेज उसको जो है नीचे रखकर उसको क्या किया जाता है, वो खरीद सकता है उसको। तो ये है जी तोशाखाना, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, सैरीज हो सकती हैं, जो भी हो जाने के, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब इमरान खान जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर था, वो जाता है, उसको फिर एक गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है ना, ज्वेलरी का, जो उसकी वाइफ को शायद दिया जाता है या उसको दिया जाता है, तो वो ले आता है। फिर वो तोशाखाना में उसको पता नहीं जमा करवा देता है। फिर वहां से वो क्या करता है, उसकी एक मार्केट वैल्यू को लगा कर, तो जितने परसेंट पैसे होते थे जमा करवा के वो उसको घर ले जाता है। तो अब बात ये कही गई कि इसने जो उसकी मार्केट वैल्यू लगवाई थी ना, वो इसने गलत लगवाई थी, वो इसने बहुत कम लगवाई थी, तो लिहाजा इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाकर इसको क्या किया जाता है, 14 साल की सजा सुना दी जाती है। तो ये आपका तोशाखाना, कैसा मजाक हो रहा है पाकिस्तान में है। अब कहता है कि ये जो बंदा जिसने अभी तोशाखाना का केस सुना है, अकाउंटेबिलिटी जज है, ये मार्च में रिटायर होने वाला है, और इसको बड़ी जल्दी थी कि मैं जाने से पहले पहले ना अपने सारे जो केसेस है ना वो मैं निपटा जाऊं,
और इसने लिहाजा जो है ना इमरान खान का भी केस जो है ना वक्त से पहले ही निपटा दिया बड़ी स्पीड में। तो कहता है कि क्या इस तरह के जो सिमिलर केसेस थे उस वक्त भी कोई ऐसा जज होना चाहिए था ना जो फैसला करता। नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, आसफ अली जरदारी और भी बड़े लोग हैं जो तोशा खाना से मुख्तलिफ किस्म के, मैं लिस्ट नहीं बताने वाला यहाँ पे, कोई फायदा भी नहीं है हमें उसको डिस्कस करने का। जो कहते हैं बहुत लंबी लिस्ट है, बड़े लोग हैं, बड़े तोहफे मिले, घर ले गए सारे, किसी ने कोई केस नहीं इनका ऊपर लगाया, कोई इनको सजा नहीं सुनाई, बस ले लू गया। एक इमरान खान ले गया तो उसको आप लोगों ने इस तरह बड़ा सजा सुना दिया, लेकिन इन पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर आपने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया। तो नैब का ये अकाउंटेबिलिटी केस था जी। तो नैब अदारे की बात करता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की। तो वह कहता है ये पॉलिटिकल टारगेट करता है, ठीक है ना। और आपको आजकल पता भी है कि जो नैब है उसको उन्होंने आर्मी के अंडर दिया हुआ है। अब उसका जो जितने भी उसके अंदर स्टाफ है, चेंजिंग्स की हुई हैं, तो उसके अंदर ना आपका नैब जो है आर्मी जो है उसको ऑपरेट कर रही है, और नादरा के अंदर भी जो है आर्मी जो है अपना हिस्सा डाल रही है, ठीक है। तो सरकारी इदारे आस्ता आस्ता किसको दिए जा रहे हैं, ना आर्मी को दिए जा रहे हैं। वो क्यों दिए जा रहे हैं मैं उस डिबेट पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, जब कभी बात होगी तो फिर बात करेंगे। तो बहरहाल नैब जो है ना वो अपना रोल अदा नहीं कर रहा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है, सियासतदानों की हिट कर रहा है, टारगेट कर रहा है पर्सनल पर इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज गलत है बिल्कुल, वो कहते हैं। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर लेकर जाऊं, डेमोक्रेसी का मेन टॉपिक रहेगा, और डेमोक्रेसी में जो है क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है उनकी, कैसे नैब जो है अपना रोल पॉजिटिव अदा नहीं कर रहा, जुडिशरी अपना रोल पॉजिटिव अदा नहीं कर रही। अब ये क्यों नहीं कर रही इस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर रही, ठीक है, ये अपना पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर रही। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। किन की, पॉलिटिकल बंदे जो सियासतदान हैं उनकी हो रही है, जैसे कि इमरान खान की अब हो रही है। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज क्या, पीटीआई को बैन कर दिया, यानी कि बैन ही कर दिया ना, पीटीआई जो है वो उनका सिंबल ले लिया, अब वो इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो ये क्या है सारे का सारा, ये डेमोक्रेसी को क्या है, हर्डल है। तो वीक इंस्टीट्यूशन इज आल्सो एन हर्डल ऑफ इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। तो पाकिस्तान के जो वीक अदारे हैं ना, वीक इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वीक बॉडी है, नैब वीक, जुडिशरी वीक, इतनी कमजोर है कि अनइलेक्टेड जो पावर्स हैं उनका इसके ऊपर ज्यादा असर होता है, जिसकी वजह से फिर ये इस तरह के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, क्रैक डाउन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, और हमारे सामने क्या आता है फिर, डेमोक्रेसी की बुरी तरीन हालत आती है। सो जी ये रहा आपका टुडे जो एडिटोरियल वाला सेक्शन था। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।